वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 24 डाइस एंड क्यूब में। और इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखो, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूँ तो रीजनिंग का ये एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, एक से दो क्वेश्चन कई बार हमें एग्जाम में इसमें से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा बहुत जितना मैं क्लास में पढ़ाऊँ ना उतना पढ़ लेना, क्योंकि क्या होता है कि एसएससी वगैरह में टॉपिक अच्छा खासा आता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डीप में आता है। हमें इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खास करके डाइस वाली चीज़ में, क्योंकि इससे आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है। पर ये टॉपिक इस क्यूब वाले टॉपिक से लिंक होता है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब एक आध क्वेश्चन आया हुआ है डाइस वाले से, पर इतना ज़्यादा प्योर क्वेश्चन नहीं है। वो 2014-15 में आया था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइस क्या होता है तो आपको पता होगा, आप सबने लूडो खेला होगा बचपन में। तो उसमें जो हम पासा यूज करते हैं ना, डाइस वही चीज़ है यहाँ पर। तो आपको पता होगा उसमें तो 6 सरफेस होते हैं, जिसमें 1 to 6 नंबर लिखे हुए होते हैं। अब अगर आप उस डाइस को रखेंगे अपने सामने कुछ इस तरीके से, तो आपको एक बार में 3 सरफेस जो दिखेंगे उसके। ठीक है, तो इसमें 3 विजिबल होते हैं और तीन टोटल 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन किस टाइप से बनता है डाइस वाले में, सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे कि ये डाइस है, वो मान लो कई बार एसएससी वगैरह में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि यूं डाइस है, वो ये खुला पड़ा है, इस पे यहाँ पर ऐसे ऐसे डिजाइन बनी हुई है कि इस डाइस को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, या इस डाइस को खोलेंगे तो किस तरह का फिगर बनेगा। वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम यहाँ पे डाइस से, है ना। वो टाइप क्या है, वो टाइप ये है कि मान लो अगर आपको ये पूछे कि अगर कोई डाइस दिया हुआ है तो उसके अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर आएगा, या फिर कौन सा फिगर आएगा, कौन सा लेटर आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो देखो, इसके अंदर दो केस होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है आपका जनरल डाइस। तो अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेसेस इज नॉट 7 देन इट इज इट स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहली बात क्या, एडजेसेंट सरफेस यानी कि जो आसन्न सतह होती है, उसका मतलब क्या है कि जैसे ये एक सरफेस है और इसके बाद ये एक जो जुड़ी हुई है इससे, या फिर ये वाली, या फिर लेफ्ट में जो है, या नीचे जो है, यानी कि जो दो सरफेस आपस में जुड़ी हुई हैं, उन दोनों में से किसी भी एक में, इस पूरे डाइस के अंदर अगर ऐसा है कि जो दो सरफेस जुड़ी हुई हैं, उनका जो टोटल है वो 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। याद रखना, जब भी दो सरफेस का टोटल 7 नहीं हो रहा तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस है, दो एडजेसेंट सरफेस का। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो अपोजिट सरफेसेस होती हैं, यानी यहाँ जैसे 5 है तो इसके जस्ट पीछे वाली जो अपोजिट सरफेस है ना, वो आपकी जो है ना, उन दोनों का सम होगा 7। ठीक है, देखो इस 5 से इस अपोजिट सरफेस के अलावा सब जुड़ी हुई है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बची कौन सी, इसके अपोजिट सरफेस। तो जो अपोजिट सरफेस है ना, उन दोनों का सम क्या होगा, तब अगर ये एक स्टैंडर्डाइज है तो उन दोनों का सम क्या होगा, 7 होगा। यानी अगर यहाँ पर 5 लिखा है तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा, 2, क्योंकि 5 + 2 7 होता है। यहाँ पर अगर 3 लिखा है तो इसके जस्ट इधर वाली जो अपोजिट सरफेस है, यहाँ पर कितना होगा, 4। क्यों, क्योंकि 3 + 4 7। अगर ऊपर 1 लिखा है तो उसके जस्ट नीचे की साइड क्या होगा, 6। ठीक है, और आपका जो जिससे आप गेम खेलते हो ना, वो यही होता है, स्टैंडर्डाइज होता है वो, है ना। तो ये तो हो गई स्टैंडर्डाइज की कहानी। ठीक है, तो इसमें तो अगर आपको सिंगल एक फिगर दे दे इस तरीके का, जिसमें आपको तीन चीजें देखी हुई, सबसे पहले आपको क्या देखना है, इनका सम देख लेना है, कहीं पे 7 तो नहीं हो रहा। 5 + 1 6, ठीक है, 5 + 3 8, 3 + 1 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका सम 7 नहीं हो रहा, मतलब ये एक स्टैंडर्डाइज है। और स्टैंडर्डाइज में अपोजिट सर्फेसिस का सम क्या होता है, 7 होता है। तो 5 के पीछे 2, 3 के पीछे 6 और 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4 सॉरी, और 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जनरल डाइस की। सिंपल सी बात क्या है कि जो जिस डाइस के अंदर दो एडजेसेंट, किसी भी दो एडजेसेंट सरफेसेस का सम अगर 7 है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो 5 + 2 7 और 4 + 3 7, अगर किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 है तो वो क्या होगा, वो एक जनरल डाइस होगा। ठीक है, प्लस प्लस ये तो है ही, दो एडजस्टमेंट का सम सम 7 नहीं है। इसके अलावा जो भी सिंपल क्वेश्चन आएगा जहां पर डिजिट नहीं दिए हो 1 से 6 तक, बल्कि कोई फिगर बना के दिया हुआ है या ABCD दिया हुआ है डाइस में, वो सब डाइस जनरल डाइस होते हैं। और जो जनरल डाइस का मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, उस तरीके से ही उसमें हम अपोजिट सरफेस निकालेंगे कि अपोजिट सरफेस पे क्या नंबर या क्या लेटर या क्या फिगर बना हुआ है। तो सबसे पहली बात जो समझनी है आपको ये है कि जो आपका जनरल डाइस होता है ना, उसमें सिर्फ एक फिगर से, अगर आपको सिर्फ एक फिगर दे दे ये वाला, और आपसे मैं पूछूं कि 2 के अपोजिट क्या है, तो सर आप नहीं बता सकते। ठीक है, 5 के अपोजिट क्या है आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो वहां पर वो
डेटा सफिशिएंट नहीं है अगर सिर्फ एक फिगर है जनरल डाइज में। वहीं क्योंकि स्टैंडर्ड डाइज में तो हम फिगर एक कम अपने लिए बहुत होता है, क्योंकि अपन सिर्फ इतना देखना है कि जो दो सम है उनको 7 नहीं है तो अपोजिट वाले का सम 7 होगा। ठीक है, तो पहली बात क्या दिमाग में रखनी है, जनरल डाइज के अंदर एक सिर्फ एक फिगर होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है कि जनरल डाइज में हमेशा दो फिगर होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए दो फिगर होने चाहिए, प्लस प्लस उन दोनों फिगर के अंदर सिर्फ कोई एक सरफेस कॉमन होना चाहिए। एक सरफेस पे जो नंबर लिखा है या फिर एक सरफेस पे जो फिगर बना हुआ है, एक सरफेस पे जो लेटर लिखा हुआ है वो कॉमन होना चाहिए। सिर्फ एक, अगर दो भी कॉमन है तो भी आप नहीं कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पर 3 और ये 3। ठीक है, इसके अलावा 5 और 2 है, 4 और 1 है, यानी कि अलग अलग है ना। और एक एक नंबर एक सरफेस कॉमन आना चाहिए, बाकी दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो अब मैं कैसे निकालूंगा वो ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले इसको ले लो आप, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, बी दे देता हूँ। ए वाले के अंदर और बी वाले के अंदर कॉमन क्या है, 3 और 3, 3 कॉमन है ना, तो पहले 3 को यहाँ लिखो और इस पे ऐसे बनाओ। अब इस ए वाले में आओ और यहाँ पे चलो क्लॉकवाइज। क्या कह रहा हूँ मैं, कैसे चलो, क्लॉकवाइज चलो। क्लॉक कैसे चलती है आपकी, यूं यूं चलती है ना। तो 3 के बाद क्या आएगा, 5, तो यहाँ लिखो 5 और ऐसे बनाओ। 5 के बाद क्या आएगा, 2। ठीक है सर, 2 बनाया, रुक जाओ, हो गए नंबर पूरे। अब यहाँ आओ फिगर नंबर बी। फिगर नंबर बी में भी क्या चलो, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद क्या आएगा, 4। फिर चलेंगे क्लॉकवाइज तो क्या आएगा, 1। ठीक है, अब ये ऐसे बना दो। अब मुझे बताओ इसमें नंबर कौन सा रह गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, क्या रह गया, 6 रह गया। आपको इस तरीके से बना लेना है। कैसे बनाया मैंने फिर बता देता हूँ। दोनों फिगर के अंदर सिर्फ एक सरफेस कॉमन होना चाहिए। ठीक है, वो कॉमन जो सरफेस पे नंबर, लेटर या डिजिट जो भी लिखा हुआ है उसको आप सबसे ऊपर लिख दो। फिर ऐसे डैश बना दो। फिर कोई भी एक फिगर उठाओ, जैसे मैंने ए फिगर उठाया, पहला फिगर उठाया, और क्लॉकवाइज चलो। तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, 5 और 2। फिर दूसरी फिगर में आओ, 3 को पकड़ो जो कॉमन पार्ट था, फिर चलो क्लॉकवाइज 4, 4 के बाद 1। फिर जो नंबर बच गया या जो लेटर बच गया, जो फिगर बच गया वो यहाँ पे लिख दो। अब क्या करना है, इसका मतलब ये है कि 3 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 4 है और 2 के अपोजिट 1 है। कैसे चलना है, ऊपर वाला नीचे वाले के अपोजिट, और यहाँ पर अल्टरनेटिवली, यानी 5 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 1 है। समझ में आ गया, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार ये चीज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, तो एक बार और देख लेना वीडियो को और एक दो क्वेश्चन खुद से कर लेना, तो थोड़ा आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसके मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलो, ये तो हो गया डाइस का। डाइस में हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब आप सब जानते होंगे, क्यूब का मतलब क्या होता है, जिसके छह, एक 3D फिगर है क्यूब, जिसमें कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, तो क्यूब के अंदर फेस या सरफेस आप समझते हो, फेस क्या होता है, ये होता है फेस। ठीक है ना, तो क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। डाइस एक टाइप का क्यूब ही है। ठीक है, तो 6 फेज होते हैं और इसमें से 3 विजिबल होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, क्यूब के अंदर 6 फेज होते हैं, 3 विजिबल होते हैं, मैं आपको समझा चुका। अब समझो कि एजेस क्या होते हैं और कॉर्नर क्या होते हैं। एज का मतलब क्या है, एज का मतलब है किनारा। देखो ये एक किनारा है। ठीक है, तो एक क्यूब के अंदर कितने किनारे होंगे, ठीक है, तो एक क्यूब में 12 किनारे होंगे। कैसे, 4 आपको ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है, 4 ऐसे ही नीचे होंगे। ठीक है, 4 नीचे होंगे और 4 आपके राइट साइड में होंगे, 3 4, तो 4 तिया 12, 4 3 12। तो ये कितने एजेस हो गए, 12 एजेस या 12 किनारे हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्नर्स की या वर्टेक्स की, है ना, कोनों की। कोने क्या होते हैं, कोने मतलब सिर्फ ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट कितने होते हैं इसमें, 8 होते हैं। कैसे सर, 1 2 3 4 और 4 ही पीछे आपके। ठीक है, कितने हो गए, 8 आपके कॉर्नर्स हो गए, 12 आपकी एजेस हो गई, 6 आपके फेस या सरफेस हो गए। ठीक है, अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि इनसे फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जिसमें हमें ये चीज यूज होए। ठीक है ना, चलो, अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा क्यूब वाले से वो समझो। क्यूब वाले से क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कोई एक क्यूब दिया हुआ होगा, वो ऐसे बोलेगा कि इस क्यूब को हमने पेंट किया है और उसके बाद इसको हमने सिमिलर साइज के छोटे छोटे क्यूब में बांटा है। ठीक है, व्हेन ए पेंटेड क्यूब इज कट इन स्मॉल क्यूब्स ऑफ सेम साइड, यानी सेम साइड के जो क्यूब, छोटे छोटे क्यूब हो गए, उन सबकी जो साइड है, उनकी जो साइड है, यानी साइड मतलब क्या होता है, ये इसकी भुजा जो है वो सिमिलर होगी सभी स्मॉल क्यूब्स की। इन जनरल मैं आपको फॉर्मूला बनाने के लिए बता रहा हूँ।
ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी बोले कि हमने एक बड़ा क्यूब था उसको पेंट किया और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया, तो उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको पता करना होगा नंबर ऑफ पार्ट, द वैल्यू ऑफ एन। तो नंबर ऑफ पार्ट वैल्यू ऑफ एन का मतलब क्या होगा, द साइड ऑफ बिग क्यूब अपॉन द साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। मतलब मान लो एक 5 सेंटीमीटर साइड वाला आपका एक बड़ा क्यूब था जिसको 1 1 सेंटीमीटर वाले साइड हमने छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड किया। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, बड़े वाले की साइड अपॉन छोटे वाले की साइड। ठीक है, तो 5/1 5। ठीक है, तो एन की वैल्यू 5 हो गई। यानी क्या करना है, बड़े वाले की साइड अपॉन छोटे वाले की साइड से क्या मिल जाएगा मुझे, एन की वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स। अब इसके बाद सेकेंड चीज की नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, यानी कि अगर मैंने 5 सेंटीमीटर वाले एक बड़े क्यूब को 1 1 सेंटीमीटर वाले छोटे क्यूब्स में काटा, तो वो छोटे क्यूब्स कितने होंगे सबसे, उसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एन की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस एन की वैल्यू का हमें करना है क्यूब। क्या करना है, एन की वैल्यू का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आ जाएंगे। यानी 5 का क्यूब कितना, 125। तो 125 आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हो जाएंगे। कैसे, एन का क्यूब, क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है, साइज ऑफ बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, उसको क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा स्मॉलर क्यूब के नंबर कितने हैं, टोटल कितने नंबर है। ठीक है, अब आपसे ये पूछे कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 3 साइड्स पेंटेड। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, एक बड़ा अगर एक क्यूब है, इसको अगर मैं इस पेंट को मैंने बाहर बाहर पेंट कर दिया और इसको काट दिया, तो क्या होगा, कुछ छोटे वाले क्यूब्स जो हैं उनमें तो 3 साइड पेंटेड होंगी। ठीक है, कुछ में 2 होगी, कुछ में 1 होगी, किसी में 1 भी नहीं होगी। ठीक है, 3 से ऊपर नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि 3 ही साइड विजिबल होती हैं। ठीक है, 3 से ऊपर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 3 ही साइड विजिबल होती हैं, तो 3 तरफ पेंट हो सकता है एक छोटे क्यूब पर। तो सबसे पहली चीज, अगर मुझे इस क्वेश्चन में ये निकालना हो द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 3 साइड्स पेंटेड, तो मुझे एक बात बताओ कि 3 साइड पेंटेड वाला क्यूब कौन सा हो सकता है। अब इसमें क्यूब में देखो कि जो क्यूब ये मेरा कटने के बाद कॉर्नर पे आएगा, ये वाले क्यूब के अंदर जो तीनों साइड पेंटेड हो सकती हैं, एक साइड तो यहाँ पेंट हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी। मैंने इसको यहाँ पे टी से डिनोट किया है, इसको हम टॉप क्यूब या फिर कॉर्नर क्यूब या फिर हिंदी में कहें तो शीर्ष खंड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो हर क्वेश्चन के अंदर चाहे साइड ऑफ बिग क्यूब कितनी भी हो और साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब कितनी भी हो, हर क्वेश्चन में इसका नंबर फिक्स है और वो है 8। सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉर्नर 8 होते हैं, मैंने आपको समझाया था कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, और हर कॉर्नर पे क्या होगा, एक क्यूब होगा। अब मैं क्यूब चाहे कितना बड़ा लूं, कितना बड़ा क्यूब बना लूं, उसके कितने भी टुकड़े कर लूं, कॉर्नर तो उसमें 8 ही रहेंगे ना। 8 कॉर्नर रहेंगे तो हर 8 कॉर्नर पे एक एक छोटा क्यूब होगा और उसके ही तीनों साइड पेंटेड होंगी, इसके अलावा किसी क्यूब की तीनों साइड पेंटेड नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 3 साइड पेंटेड, जिसको हम टॉप टॉप क्यूब या कॉर्नर क्यूब कहते हैं, हम कितने होंगे, हमेशा 8 होंगे सर। ठीक है, टॉप क्यूब का सीन समझ में आ गया, यानी कि तीनों साइड पूछो तो हमेशा 8। ठीक है, 8। अब नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 2 साइड्स पेंटेड। अब मुझे बताओ इस फिगर में 2 साइड्स पेंटेड वाला कौन सा होगा। 2 साइड पेंटेड वाला कौन सा होगा, कि जो ये आपकी एक एज है, इस एज पे जो एक ये क्यूब है, इसकी ही तो, जो बीच वाला क्यूब है, इसकी ही तो दोनों साइड पेंटेड होंगी कि नहीं होगी। ठीक है, एक इस पेंट से एक इस पेंट से, सिमिलरली हर एक पे ऐसा होगा। तो अब एज कितनी होती है, एज मैंने आपको बताया था सर 12 होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12 12n-2। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला को याद करना है, मैं सिर्फ नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद सारे फॉर्मूला बताने के बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक और मतलब एक तरीका और बताऊंगा इनको याद करने का। शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज हम इनको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 साइड्स पेंटेड वाले को हम कहते हैं मिडल क्यूब। क्यों, क्योंकि ये इस एज के मिडिल में आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको मिडिल क्यूब कहते हैं, या हम हिंदी में मध्यघन कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12n-2। क्यों, क्योंकि 12 एजेस होते हैं और हर एज के मिडिल में एक क्यूब ऐसा होता है। तो 12n-2 हो गया 2 साइड्स पेंटेड वाला। अब इसके बाद नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 1 साइड पेंटेड। अब 1 साइड पेंटेड कौन सा हो सकता है, तो सिंपल सी बात क्या है, जैसे कि ये सामने वाला जो फेस है, इसमें 1 साइड पेंट कब होगा, कि जब इस फेस के एकदम सेंटर वाला जो आपका क्यूब है, इसके ऊपर जो पेंट होगा वो सिर्फ एक पेंट होगा, यानी कि इसका सिर्फ 1 साइड पेंटेड होगा, इसके ऊपर सिर्फ 1 साइड पे ही पेंट हो पाएगा। तो 1 साइड पेंट वाले को क्या बोलते हैं हम, 1 साइड पेंट वाले को सेंट्रल क्यूब या केंद्रीय घन कहते हैं। और अब मैंने क्या बताया,
एक फेस के सेंटर में एक होगा, तो सिंपल सी बात क्या है, फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, 6n-2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 6n-2 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ नो साइड पेंटेड, यानी जिसमें कोई भी साइड पेंट नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब इस क्यूब को आप काटोगे तो कुछ क्यूब अंदर भी तो बन रहे हैं इसके, ठीक है, कुछ क्यूब इसके अंदर भी तो है, जो ना एज पे है, ना जो सरफेस पे है, ना ही कॉर्नर पे है, कुछ क्यूब इसके अंदर है, इस बड़े वाले क्यूब के अंदर वाले पार्ट पर, जहां पर कोई पेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वही तो एक क्यूब ऐसे होंगे जो क्या होंगे, इंट्रा सेंट्रल क्यूब, अंतरा केंद्रीय, यानी इस केंद्र वालों के भी अंदर जो है ना, ठीक है, इस केंद्र वालों के अंदर जो छुपे हुए हैं, जो हमें नहीं दिख रहे क्यूब, वो वाले क्यूब होंगे, वो ना तो उस पे है, कॉर्नर पे है, ना वर्टेक्स पे है, ना फेस पे है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-2 का क्यूब। अब इस इन फॉर्मूलों को आप सीक्वेंस वाइज समझो। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्ट समझ में आ गया भाई, साइड ऑफ बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालना हो तो इस n का क्यूब कर दो, ठीक है, इस n का क्यूब कर दो तो नंबर आ जाएगा। अब तीन साइड पेंटेड, सबसे पहले तीन साइड, तीनों के तीनों फिक्स है, नंबर 8। देखो 3 को हम उल्टा 3 लिख दे तो 8 हो जाता है ना, तो तीनों साइड पेंटेड का कितना होगा, फिक्स है नंबर सर 8 है। टू साइड पेंटेड, अब टू साइड पेंटेड के लिए एक फॉर्मूला कर लो, n-12n-2, टू साइड पेंटेड के लिए 12n-2। अब जैसे ही 2 से मैं वन साइड पेंटेड में आया, तो ये 12 का तो आधा हो गया 6, और ये n-2 का हो गया स्क्वायर, यानी 6n-2 का स्क्वायर। अब 1 से जैसे ही मैं 0 वाले पे आया, तो ये 6 भी गायब हो गया, और ये n-2 क्या हो गया, क्यूब। इस सीक्वेंस में इसको आप याद कर सकते हो कि तीनों साइड पेंटेड फिक्स है 8, टू साइड पेंटेड पे 12n-2 है, वन साइड पे 12 का आधा हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, 0 वाले पे ये 6 भी हट जाता है, और n-2 का क्यूब हो जाता है, ठीक है। आई होप इस तरीके से आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे। अब आते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस इज कट अप इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड, यानी सिंपल सी बात क्या है, 3 सेंटीमीटर बड़ा क्यूब है, इसको 1 सेंटीमीटर साइड के स्मॉल क्यूब में काट दिया। हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली टू पेंटेड फेसेस। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एन की वैल्यू निकालनी होती है, बड़े की साइज कितनी है 3, छोटे की 1, तो एन की वैल्यू 3 आ गई। अब टू पेंटेड सरफेस, कौन सा फॉर्मूला, फटाफट देखो, 3 के लिए 8, 2 के लिए 12n-2, तो कितना फॉर्मूला आएगा, 12n-2, तो 12, 3-2, तो 12 मल्टीप्लाई 1, 12 इसका आंसर हो गया। देखा ना कितना इजी था, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन है ये भी। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया हो। क्या कह रहा है, द आउटर सरफेस ऑफ अ 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब घबराना नहीं है इससे, सिंपल है, साइड तो तीन होती है, तीनों सेम होती है, तो 4 सेंटीमीटर आपके बड़े क्यूब की साइड है। इस पेंटेड कंप्लीटली इन रेड, इट इज स्लाइस्ड पैरेलल टू द फेसेस टू यील्ड 64, इसने खुद दे दिया 64, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब का नंबर दे दिया, पर वो हमारे कोई काम का है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइड है, हमारे पास बड़े की साइड है, तो हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे 4/1, 4। अब देख लो 4 का क्यूब क्या होता है 64, और वही इसने नंबर दिया हुआ है, एन क्यूब बोला था ना मैंने आपको, नंबर ऑफ स्मॉल फेसेस तो दिया भी हुआ है और आपको पता भी है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेसेस, फटाफट से दिमाग दौड़ाओ फॉर्मूलों में। डू नॉट हैव पेंटेड फेसेस, जीरो वाले का फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट याद करो, 3 वाले का 8 नंबर फिक्स है, 2 वाले का 12n-2 है, एक वाले का 6n-2 का स्क्वायर है, तो जीरो वाले का कितना, n-2 का क्यूब। n की वैल्यू कितनी है 4, 4-2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8, आपका आंसर खत्म, ठीक है। चलो अब आते हैं अच्छे से क्वेश्चन पे। एक ये वाला क्वेश्चन आया था एक, जो कि डाइस वाली चीज से होता है, ठीक है, तो डाइस वाला मैंने बताया था ना आपको, जनरल डाइस का तरीका बताया था, उससे बस ये एक क्वेश्चन आया है आज तक, तो इसको आप करने का ट्राई करो। आई होप आपने करने का ट्राई किया होगा। अब देखो सिंपल सी बात क्या है ना, इसके अंदर हल्का सा माइंड और लगाना था, और बाकी सब किया हुआ है। Rotated position of a single solid are shown below. The various faces of a solid are marked with different symbol like dot, cross, line. आंसर द थ्री आइटम्स विद द फॉलोइंग फिगर। तीन क्वेश्चन आपने इससे पूछे हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या बोला था, जैसे ही आपको जनरल लाइंस दिखे तो क्या करना है, मुझे ऐसी दो पोजीशन चाहिए जहां पर सिर्फ कोई एक पार्ट कॉमन हो। मैंने आपको अच्छे से बताया था, कोई एक पार्ट कॉमन हो, कोई एक फेस कॉमन हो। फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर देखो,
सिंगल डॉट इसमें नहीं है, डबल डॉट इसमें है, लाइन इसमें है, लाइन इसमें है, दो चीज़ें कॉमन आ गई, यानी फर्स्ट और सेकंड को साथ में लेकर मैं नहीं कर सकता। चलो फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं। सर इसमें आपकी लाइन आ गई, लाइन आ गई, सिंगल डॉट इसमें नहीं है, डबल डॉट इसमें नहीं है, यानी फर्स्ट और थर्ड को लेकर मैं बना सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला था, जो चीज़ कॉमन है, चलो फर्स्ट वाले फिगर में क्या है, लाइन कॉमन है ना, तो ये मैंने लाइन बना दी। ठीक है, अब चलो क्लॉकवाइज, इसके बाद क्या है देखो, लाइन के बाद दो डॉट है सर, फिर चलो क्लॉकवाइज क्या है सर, सिंगल डॉट है सर, खत्म। चलो अब थर्ड वाले में आओ, लाइन के बाद क्या है, फोर डॉट्स है सर क्लॉकवाइज में, फिर क्या है सर, थ्री डॉट्स है सर। ठीक है, कौन सी चीज बच गई सर, लाइन आ गई, सिंगल डबल ट्रिपल चौबल चारों डॉट आ गए, क्रॉस रह गया, क्रॉस आ गया, सिंपल सी बात क्या है, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। चलो व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग अ सिंगल डॉट, सिंगल डॉट के अपोजिट कौन सा है, तीन डॉट है, तो तीन डॉट हो गए। सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू द कंटेनिंग टू डॉट, टू डॉट के अपोजिट कौन सा है भैया, टू डॉट के अपोजिट फोर डॉट्स है। देखो कितना इजी है। व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू द कंटेनिंग द क्रॉस, क्रॉस के अपोजिट क्या है सर, क्रॉस के अपोजिट आपकी लाइन है, और क्या है, क्रॉस के अपोजिट लाइन। तो देखो कितना जल्दी तीन क्वेश्चन एक साथ खत्म हो गए। ठीक है, तो इसलिए बस अगर आपको इतना सा तरीका पता था इस क्वेश्चन में, तो आपके सीधे तीन क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो मतलब इसके इस डाइस वाले में इतना ही आपको पता है, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यूपीएससी सी सेट, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4। हम्म, ये थोड़ा क्वेश्चन करें, देखते हैं इस क्वेश्चन को आप दिमाग लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। मतलब चीज वही है जो हमने पढ़ी ली, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी, और ये मान के चलो ऐसा ही एग्जाम में होगा। 90% चीजें वही होंगी जो आप कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा आपने इन लेक्चर्स में, या कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, या कहीं टेस्ट सीरीज में। बस उसकी लैंग्वेज बदल के जो है एग्जाम में आ जाएगी, वही चीज ये है, करके देख। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या हमने पढ़ा। 125 identical cubes are arranged in the form of a cubical blocks। क्या कह रहा है सर, 125 आइडेंटिकल क्यूब यानी 125 एक समान दिखने वाले क्यूब हैं, उनको हमने अरेंज कर दिया और एक बड़ा क्यूब बना दिया। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि एक बड़े क्यूब को मैं सेम सेम वाले छोटे क्यूब में काट लूं, या फिर छोटे छोटे क्यूब्स को मैं जोड़ के बड़ा क्यूब बना लूं, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दिया हुआ है 125, और नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब का फॉर्मूला क्या था, एन क्यूब, याद आया कुछ, ये कितना दिया हुआ है 125, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 5, 5 का क्यूब 125 होता है, समझ में आ गया। चलो पूछा क्या है, वो भी उसमें भी वो है, कैच है, हाउ मैनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम द ईच साइड, यानी कि जो छोटे क्यूब्स हैं उनमें कितने क्यूब ऐसे हैं जो कि अदर क्यूब से सराउंडेड है हर साइड से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि जो हमारे इंट्रा सेंट्रल क्यूब्स होते थे, याद करो मैंने क्या बताया था, देखो इसके अंदर भी कुछ ऐसे क्यूब्स हैं, वो कौन से क्यूब थे जिनकी कोई साइड पेंटेड नहीं थी, जो कि इंट्रा सेंट्रल क्यूब थे, जो कि चारों तरफ से हर साइड से क्या थे, घिरे हुए थे अदर क्यूब से, उन पे बाहर से कोई पेंट नहीं हो पा रहा था। वही चीज तो है ये, वही चीज तो है, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स ईच साइड, मतलब क्या पूछा है आपसे, इंट्रा सेंट्रल जिसपे कोई पेंट नहीं होता था, उसका फॉर्मूला क्या होता था, n-2 का क्यूब नहीं होता था क्या, तो n की वैल्यू 5, 5 - 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, आपका आंसर खत्म। देखो कितना कितना अच्छा क्वेश्चन था यूपीएससी का, कि वही चीज उनको पता है कि इसको पढ़ाया जा रहा है क्लासेस के अंदर, कोई भी बुक में ये दिया हुआ है, तो उन्होंने क्या करा, घुमाया और ये क्वेश्चन पूछ लिया। यही है बस यूपीएससी, और कुछ भी नहीं। यूपीएससी सीट में ये चीज अगर आप कर पा रहे हैं, तो यूपीएससी सी सेट में 120 प्लस स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन है, करने का ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि 100% लोग या फिर 90% लोग भी कर पाएंगे। अगर आपने चार क्वेश्चन तक समझे हैं, तो पांचवा क्वेश्चन आप ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपने आप कर पाओ, मतलब आई डाउट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़ों को यूपीएससी ने टेक्निकल कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, हो गया तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ो उसको छोड़ के। ठीक है, तो अभी मैं समझाता हूँ, आप करने का समझने का ट्राई करना। A cuboid of dimension 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अभी हो गया आउट ऑफ द बॉक्स, क्यों, क्योंकि हमने तो सर क्यूब पढ़ा है और इन्होंने दे दिया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, तो क्यूब में सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं,
जबकि क्यूबॉइड होता तो वही 3D फिगर है, लेकिन उसकी साइड्स जो है ना वो इक्वल नहीं होती। देखो, एक साइड 7 सेंटीमीटर है, एक 5 है, एक 3 है। पेंटेड रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब पेंट भी अलग अलग कर दिया। ऑन ईच पेयर ऑफ अपोजिट फेसिस ऑफ डायमेंशन 7 सेंटी बाई 5 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात क्या है, देखो ऐसे बनता है ना एक, ठीक है, ऐसे बनता है। अब सिंपल सी बात क्या है कि ये एक इसकी एक लेंथ ये है, एक ये है और एक ये है, तीन लेंथ होगी अलग अलग। तो ये दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जैसे ये एक फेज है मान लो 5/3 का, तो इसके जस्ट सामने वाला जो फेज है वो भी कितने का होगा, 5/3 का होगा। तो यानी कि दो दो फेज जो है वो सिमिलर सिमिलर डायमेंशन वाले होते हैं। तो अपोजिट फेज जो कि सिमिलर सिमिलर डायमेंशन है, उसमें हमने रेड कलर तो इस पे करा है, ग्रीन कलर इस पे करा है, ब्लू कलर इस पे करा है, ठीक है सर। Then the cuboid is cut and separated into various cubes each side of सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो छोटे क्यूब हमने काटे हैं वो 1 सेंटीमीटर का। इसका मतलब क्या है कि जब हम एन की वैल्यू निकालेंगे ना, तो जो साइड है वही एन की वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़े की साइड अपॉन छोटे की साइड होती है। तो 7/1 हो चाहे 5/1 हो चाहे 3/1 हो, वैल्यू वही आएगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर देने से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन में कम करी है यूपीएससी ने, कि बस आपको साइड देखनी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट। देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विथ नो पेंट ऑन एनी फेस। अब जो हमने पढ़ा है वो याद करो। नो पेंट ऑन एनी फेस क्या होता है, n-2 का क्यूब। अब यहाँ पर सर n की एक सिंगल वैल्यू तो है नहीं, n की तीन अलग अलग वैल्यू है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है। तो होता क्या है ना, एक्चुअली में ये फॉर्मूला बनता कैसे है क्यूब वाला, नो साइड पेंट वाला फॉर्मूला ऐसे बनता है कि जैसे मान लो जो क्यूब होता है उसमें तीनों साइड सेम होती हैं, तो n/2 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 मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, और ये n/2 का क्यूब आ जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड अलग है, तो ये n1-2 n2-2 और n3-2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक जनरल आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा कर पाएगा। हाँ, साइंस वाला ऐसा सोच सकता है, पर फिर भी मतलब थोड़ा बहुत आप तुक्का भी लगाए तो लगा सकते हैं इसमें कि यार फॉर्मूला n-2 का क्यूब होता है, तो क्यों ना जो तीन नंबर दिए हैं इनमें से दो दो माइनस करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो 7-2 करेंगे तो कितना आएगा 5, 5-2 करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3-2 करेंगे तो कितना आएगा 1, और 5 3 से कितना होता है 15। फिर भी एग्जाम में इसको करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको अपने पर काफ़ी बिलीव चाहिए। अगर आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि क्यूबॉइड वाले में इस नो पेंट एनी फेस को कैसे निकालते हैं, तो इस तरीके से दिमाग लगाना ये आप एंड में कर सकते हो, जब आपने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, टाइम आपके पास 2-4 मिनट का है, और इस क्वेश्चन पे आपने फिर से दिमाग लगाया और आपके दिमाग में ऐसे आया कि भाई फॉर्मूला n-2 का क्यूब होता है, तो क्यों ना इन तीनों में से दो दो माइनस करके मल्टीप्लाई करके देख लूँ क्या आ रहा है। अरे 15 ही आ गया, 15 ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट ठीक है सर। There are exactly 6 small cubes with exactly two faces, one painted with blue and other painted with green. अब देखो टू फेसेस पेंटेड है, अब टू फेसेस पेंटेड वाला फॉर्मूला याद करो फटाफट से, क्या था 12n-2 था। अब इसने क्या बोला, कलर बोला है ब्लू और ग्रीन, तो इधर आओ सर, ग्रीन और ब्लू। ये है ग्रीन 5/3, ये है आपका ब्लू। ठीक है, मुझे दोनों चाहिए ग्रीन और ब्लू। सिंपल सी बात क्या है, इसमें साइड है 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, इसमें है 7 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, 3 सेंटीमीटर वाली साइड कॉमन है, मतलब कि जब मैं ब्लू और ग्रीन निकालूंगा तो मेरे लिए एन की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो 12 3-2 यानी कि 12 इसका होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो और देखो इसको भी निकालना कि ब्लू और ग्रीन के लिए कैसे मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वो भी थोड़ी सी एक मुश्किल चीज है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से निकाला जाता है कि जैसे कि आपको दिया हुआ है ब्लू और ग्रीन, तो ब्लू वाले में कौन सी दो साइड है, ग्रीन वाले में कौन सी दो साइड है, तो इन दोनों में कॉमन साइड कौन सी है 3 सेंटीमीटर वाली, तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या है 3 है। तो आप उसको एन की वैल्यू पुट करके 12 निकालो। तो ये ऑप्शन क्या गलत, क्योंकि इसमें 6 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 12 आएगा, तो इसका आंसर हो गया ए 1 ओनली। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बिल्कुल लोड नहीं लेना जीवन में, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईच फेस ऑफ अ क्यूब कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और वाइट कलर, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द क्यूब बी पेंटेड। अब थोड़ा जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है ना, तो ट्राई करो। अब क्वेश्चन पढ़िए, आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन टॉपिक की थोड़ी याद आ रही होगी। तो हाँ, क्वेश्चन वही है, मतलब उसको और क्यूब वाले टॉपिक को मिला दिया है दोनों को। ठीक है, तो आपको क्यूब की नॉलेज भी चाहिए और थोड़ी बहुत जो हम वहां पे हमने सीखा था कि कैसे हम अलग अलग कंडीशंस बनाते हैं सीक्वेंस वाइज। ठीक है, सबसे पहले क्या है, देखो मेरे पास एक क्यूब के अंदर कितने फेज होते हैं सर, 6 फेज होते हैं।
ये मुझे पता है। ठीक है, अब मुझे इनमें ब्लैक या वाइट कलर करना है। तो वही चीज़, जैसे ही मैं कंडीशंस बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या करूंगा, सीक्वेंस वाइज लूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं कि हमने एक भी ब्लैक कलर नहीं लिया और छः के छः वाइट कलर लिए। तो इस तरह के क्यूब कितने बनेंगे? सर एक ही बनेगा, क्योंकि छः के छः वाइट होंगे और कहीं पे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सर, एक ब्लैक ले लो और पांच वाइट ले लो। अब सिंपल बात क्या है कि एक क्यूब है, इसमें से कोई सा भी एक सरफेस में इसका ब्लैक कर दूं और उसको घुमाऊं तो दिखेगा तो वो सेम ही ना, कि भाई एक क्यूब है, इसमें एक सरफेस ब्लैक है बस, बाकी पांच वाइट है, तो दिखेगा वो सेम, यानी कंडीशन हुई एक। ठीक है, यहीं पर क्यूब वाली नॉलेज आई कि क्यूब में क्या है, छह की जो सरफेस आपकी सेम है, सिमिलर है, तो उसमें किसी भी एक को ब्लैक करो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो सारी सेम ही दिखेंगी, कहीं पे भी ब्लैक हो जाए, इसलिए कंडीशन एक ही होगी। अब समझने वाली बात है यहाँ, जो हम दो ब्लैक और दो वाइट लेंगे। अब सिंपल सी बात समझो, ये एक क्यूब है। अब मुझे, सॉरी, दो ब्लैक दो वाइट लिख दिया मैंने, दो ब्लैक होगा तो चार वाइट होंगी, है ना। अब अगर मुझे दो सरफेस ब्लैक करनी है, तो एक तरीका तो क्या है कि जो ये इसकी अपोजिट साइड्स है, सॉरी अपोजिट सरफेसेस है, इन दोनों को मैं ब्लैक कर दूं। और एक तरीका क्या होगा कि जो इसकी दो एडजेसेंट फेजेस हैं, इन दोनों को मैं ब्लैक कर दूं। दो तरीके आ गए ना, तो दो तरीके आ गए, तो इससे दो हो गए सर। अब तीन ब्लैक और तीन वाइट, सिमिलर समझो यहाँ पर, तीन मुझे ब्लैक करनी है। एक तरीका तो ये है कि दो अपोजिट वाली और तीसरी इनकी एडजेसेंट कर लूँ। ठीक है, एक तरीका तो क्या है कि दो अपोजिट वाली और एक एडजेसेंट कर लूँ। और एक तरीका क्या है कि जो तीनों एडजेसेंट है, ये और ये आगे वाली, ठीक है, ये तीनों कर लूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये है ना कि इन तीन में से दो में अपोजिट ले लूँ और एक तरीके में दो में एडजेसेंट ले लूँ, यानी जैसे कि वो करा, सिमिलरली इसमें भी दो कंडीशन। फिर अब तो कुछ है ही नहीं, चार ब्लैक और दो वाइट में जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे ही दो कंडीशन, पांच ब्लैक और एक वाइट में जैसे ऊपर वन ब्लैक फाइव वाइट में एक कंडीशन थी वैसे ही एक कंडीशन, सिक्स ब्लैक और जीरो वाइट में वही एक कंडीशन। तो वन, टू, फोर, सिक्स, एट, नाइन एंड टेन, टोटल कंडीशन कितनी बनी? टेन, और आपका आंसर हो गया टेन। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो और लोगों से शेयर कीजिए। लगभग हम रीजनिंग को ख़त्म कर रहे हैं, मैथ्स हम ख़त्म कर चुके हैं, इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कॉम्प्रीहेंशन पे आएंगे, उसको मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप वीडियोस में जुड़े रहिए। थोड़ा टाइम वीडियो में लग रहा है क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस हैं, ऑफिस का काम रहता है और घर पे भी कुछ इश्यूज रहते हैं। ठीक है, इस कारण टाइम पे 3-4 दिन के गैप पे वीडियो आ रहे हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। अगर फेब में भी या फिर मार्च फर्स्ट वीक में भी हम खत्म कर देते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, तब भी आपके पास 2 महीने रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।